अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, हमने चैप्टर 1 हमने कम्युनिटी स्टार्ट की थी। चैप्टर 1 आधा चैप्टर हो गया। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन से अब हमने आगे कंटिन्यू करना है। सो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, यानी किसी भी डिजीज़ के लिए जो प्रिवेंटिव लेवल्स होते हैं वो आपके पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्राइमोडियल। प्राइमोडियल वो स्टेज है कि जिसमें आपने रिस्क फैक्टर को ही आने नहीं देना। ठीक है, कि किसी चीज़ का रिस्क फैक्टर आए ही ना। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल येलो फीवर की आ जाती है। ठीक है, जिसका एजेंट ही प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी। प्राइमरी प्रिवेंशन वो होती है कि आपने रिस्क फैक्टर आ गया, ठीक है, अब आपने उसको प्रिवेंट करना है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये मैं आपको बताती हूँ। बहरहाल अगर एक दो एग्जांपल्स हों प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो वो ये हैं कि अगर प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना, ठीक है, इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, और गोइटर वगैरह के जो एंडेमिक एरियाज़ हैं वहाँ पे आयोडीन के सप्लीमेंट्स को इंक्रीज़ करना, ये सारी चीज़ें प्राइम, मतलब आपको पता है कि वहाँ पे डिजीज़ हो सकती है, तो अब आप उसके लिए इक़दाम करें, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी वो है जब डिज़ीज़ हो चुकी है, तो उसमें जो तरीका किया जाता है वो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट। अब डिज़ीज़ हो चुकी है, अब आप और कुछ नहीं कर सकते, तो आपने बस उसको डायग्नोस करने के लिए काम करना है और ट्रीटमेंट पे जाना है। टर्शरी में क्या होता है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यानी कि डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही है, अब आपने यही रोकना है ना कि वो मज़ीद प्रोग्रेस ना करे, यानी डिसेबिलिटी ना कॉज करे, या रिहैबिलिटेशन से आपने उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये टर्शरी लेवल है। इनको ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और ये जो नीचे मैंने ग्रीन से लिखे हैं ये आपके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है, यानी हर लेवल पे कुछ ना कुछ मोड्स ऑफ इंटरवेंशन किए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये दोनों मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी में होती हैं। इनको थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ। अच्छा, हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है, डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करना और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, कॉमन लोगों को डिफरेंट हाइजीन रिलेटेड बताना, ठीक है, बातें, ये सारी हेल्थ एजुकेशन है। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस में ये होता है कि सेफ़ वाटर देना, ठीक है, और इसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल करना, ठीक है, हाउसिंग की इम्प्रूवमेंट करना। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में सप्लीमेंटेशन, वाइटामिन, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्स एजुकेशन एंड मैरिज काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी स्मोकिंग कैसे अवॉइड करनी है और डेली फिजिकल एक्टिविटी अपनी कैसी रखनी है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं हेल्थ प्रमोशन में। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये है कि जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन कर दी जाए, ठीक है, वैक्सीनेशन कर दी जाए। अगर किसी को स्कर्वी है तो उसको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दिए जाएं, ठीक है, रिकेट्स में कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। और इसके अलावा कीमोप्रोफाइलेक्सिस होता है ना आपका मलेरिया के लिए, कि मलेरिया होने से पहले बेसिकली जो प्रोफाइलेक्सिस करते हैं उसमें क्लोरोक्वीन और पेनिसिलिन वगैरह देते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन के दूसरे तरीके में। ठीक है, अच्छा, फिर बाकी इसमें और क्या क्या एग्जांपल हैं। एरिथ्रोमाइसिन, ये पूरा ड्रग्स का वो लिखा हुआ है सीक्वेंस, इसको आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें दो बातें याद रख लें कि हेल्थ प्रमोशन है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, जो कि हमने दे दिए और ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये मैंने आपको बताया था, ये जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसका मोड ऑफ इंटरवेंशन है। ठीक है, अब जिस तरह हम ये कहते हैं कि आपने टीबी को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, या चेस्ट एक्सरे वगैरह करना है, स्प्यूटम एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, उसको डायग्नोज भी कर लिया और फिर अल्टीमेटली उसके ट्रीटमेंट की तरफ आपने जाना है। फिर जो टर्शरी लेवल पड़ा था उसकी आगे से होती हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ठीक है, और रिहैबिलिटेशन, ये दो उसके इंटरवेंशन है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में दो बातें आ जाती हैं, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप। अब ये कुछ टर्म्स थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, इनको हम देखते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब है एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, फुट लॉस हो गया, या उसकी विजन कम हो गई है, या वो मेंटली रिटार्डेड है, तो वो इम्पेयरमेंट है। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो उसको मसला हो रहा है उसको हैंडीकैप कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल मैं आपको एक अच्छे से देती हूँ तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसका सीक्वेंस ये होता है DIDH। डी होता है डिजीज़, आई इम्पेयरमेंट, डी डिसेबिलिटी, एच हैंडीकैप। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसे डिजीज़ हुई, ठीक है, वो डी है। फिर उस बंदे का उस रिज़ल्ट में पाँव ख़त्म हो गया, लॉस ऑफ फुट हो गया, तो उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। अब उसके ख़त्म होने की वजह से क्या मसला हो रहा है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है, वो डिसेबिलिटी है।
फिर उसको डिसेबिलिटी है तो ज़ाहिर है कोई जॉब वगैरह या बाकी काम भी वो नहीं कर सकता, वो उसका हैंडीकैप आ जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो गया, वो हैंडीकैप है। सबसे पहले डिजीज़ हो गई, फिर इम्पेयरमेंट हो गई, फिर डिसेबिलिटी हो गई और फिर हैंडीकैप हो गया। फिर आ जाते हैं रिहैबिलिटेशन पे। रिहैबिलिटेशन ये है कि आपने मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और जितने भी मेयर्स हैं वो आपने लेना है ताकि इंडिविजुअल को मतलब वो काम कर सके अपनी फंक्शनल कैपेसिटी। अब जो उसका लॉस होना था वो हो चुका है, लेकिन अभी भी वो बेहतर काम कर सके, तो उसके लिए आपने रिहैबिलिटेशन करानी है। रिहैबिलिटेशन की कुछ टाइप्स हैं जो मैंने मेंशन नहीं की, वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। पहली है मेडिकल रिहैबिलिटेशन। मेडिकल रिहैबिलिटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल किसी को ऐसी डिजीज़ थी टीबी, वो स्प्रेड कर चुकी हुई है आपके जॉइंट में, ठीक है, या कहीं और, तो अब जॉइंट में स्प्रेड कर गया मसल्स में, तो ज़ाहिर है फिजियोथेरेपी वगैरह करवाएंगे उसकी, ठीक है। फिर ये होती है मेडिकल रिहैबिलिटेशन, यानी उसको मज़ीद प्रोग्रेशन को रोका जाए। ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन ये होता है कि आपने उसको इस काबिल बनाना है कि वो अपने नॉर्मल काम कर सके रोज़ के। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ये होता है कि वो कमाने के काबिल हो सके। सोशल रिहैबिलिटेशन ये होता है कि अपनी फैमिली और आसपास के लोगों से ताल्लुक़ बहाल कर सके। साइको सोशल ये होता है कि अपने पर्सनल जो उसका वो इन्फीरियॉरिटी उसको कॉम्प्लेक्स हुआ है ना, वो ख़त्म हो जाए, कि उसकी डिग्निटी मेंटेन हो, उसका कॉन्फिडेंस उसमें मज़ीद आए, उसको कहते हैं। ठीक है, तो एम बेसिकली क्या है कि आपने गाइडेंस देनी है, साइकोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रिहैबिलिटेशन में। अभी हमने जो जो स्टेप्स पढ़े हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसके अगर हम किसी डिज़ीज़ से लेके उसको करते हैं तो उसको कैसे करेंगे। टीबी और हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टीबी के लिए हम ये स्टार्ट करते हैं, प्राइमोडियल तो हो नहीं सकती टीबी के लिए क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, हम उसकी प्राइमरी प्रिवेंशन से ही शुरू करेंगे। अब ये दो बातें आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन में थी, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में हम क्या क्या करेंगे, न्यूट्रिशन अच्छी करवाएंगे, ठीक है, हाउसिंग अच्छी होगी, सैनिटेशन बेहतर करवाएंगे, मेडिकल चेकअप कराएंगे। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या है कि इम्यूनाइजेशन, ठीक है, बीसीजी दे देंगे और कीमो प्रोफाइलैक्सिस की जो ड्रग्स होती हैं। फिर अगर उसको डिजीज़ हो गई है तो अब क्या करना है, सेकेंडरी पे आ जाएं। सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, आपको पता है एक्सरे, स्प्यूटम टेस्ट, मॉनरक्स टेस्ट इसके लिए किया जाता है, और ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स थेरेपी होती है, वो करते हैं। ठीक है, फिर टर्शरी लेवल पे उसमें क्या होगा कि डिसेबिलिटी, वही बात है कि अगर जॉइंट्स तक चला गया तो फिजियोथेरेपी वगैरह कराएंगे, और फिर रिहैबिलिटेशन में वही सारी जो टाइप्स बताई थी उनमें से उसको इन्वॉल्व करवाएंगे। ठीक है, फिर हाइपरटेंशन पे अगर हम यही सिनेरियो डिस्कस करते हैं तो हेल्थ प्रमोशन में हम क्या क्या करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन देंगे, न्यूट्रिशन अच्छी करें, रेगुलर चेकअप करवाएं, ठीक है, अपने जो रेगुलर फॉलोअप करवाएं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या है कि अगर अब उनको हो सकता है, ठीक है, तो उसमें सॉल्ट इनटेक कम करनी है, स्मोकिंग, ओपेसिटी, सेडेंटरी हैबिट, उसको कम करना है। फिर अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में क्या है कि ब्लड प्रेशर चेकिंग करनी है, ठीक है, 3 कंसेक्टिव रीडिंग्स आपने देखनी है जो कि आपको डायग्नोसिस देता है हाइपरटेंसिव की, और फिर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो भी हम ड्रग्स देंगे। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ठीक है, करनी है, और जैसे स्ट्रोक वगैरह ना हो सके उसको प्रिवेंट करना है। और रिहैबिलिटेशन में वोकेशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल सारी किस्म की आपने रिहैबिलिटेशन दे देनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं WHO पे। सो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब एग्जिस्टेंस में आई, 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में, ये MCQ आता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं WHO के। फंक्शंस ये हैं कि उसने गवर्नमेंट को असिस्ट करना है कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, आपके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाया जाए, और मेंटल हेल्थ पे भी काम किया जाए, रिसर्च, ठीक है, कंडक्ट करवाई जाए, प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंदर कॉपरेशन को अच्छा किया जाए, और डिफरेंट जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं जैसे मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, उन पे प्रॉपरली रिपोर्टिंग हो, और फैमिली हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। तो ये सारे WHO के फंक्शंस हैं। अच्छा, WHO के डेज़ उन्होंने ना एक्सेल में बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, तो आप लोग वो याद रख लें। मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, 10 अक्टूबर को होता है। अल्जाइमर डे 21 सितंबर को होता है। नो टोबैको डे 31 मई को होता है। रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है। टीवी डे 24 मार्च, वाटर डे 22 मार्च, लेप्रोसी 27 जनवरी। ठीक है, ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, तो बस आप लोग एड्स भी कर लें 1 दिसंबर। उसके बाद आ जाते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ बेसिकली यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी है, जो कि दिसंबर 1946 में आई, ठीक है, और उसका काम ये था कि
जितने वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन थे उनको बेसिकली सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो मेन काम उसका चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली और चाइल्ड केयर एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। उसके उन्होंने डिफरेंट काम लिखे हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेल्थ को किस तरह मेंटेन करना था, पोलियो एरेडिकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, हाइजीन वगैरह, वो सारी उन्होंने बातें बताई हुई हैं। फिर एक डिफरेंस है मेडिकल केयर और हेल्थ केयर में। मेडिकल केयर में वो फैसिलिटीज़ आती हैं जो फिजिशियन डायरेक्टली दे देता है, ठीक है, यानी मेडिकल मेडिसिन देगा। जबकि हेल्थ केयर में वो वाली सर्विसेज आती हैं जो कि बेसिकली आपके प्रोमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग हेल्थ, ठीक है। इसमें काउंसलिंग वगैरह भी और फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के? इसके 4 प्रिंसिपल लिखे हैं, 4A: अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। हम कम्युनिटी मेडिसिन में बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर हर एक को होनी चाहिए, उसकी असेस होनी चाहिए। तो वो बेसिकली अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबल भी हो, असेसिबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो। फिर हेल्थ सिस्टम का उन्होंने कुछ एम्स और कंपोनेंट्स बताए हैं, वो ले दे के दोबारा वही वाली बातें हैं। सोशल एक्शन प्रोग्राम्स बताए हैं, एक प्रोग्राम 1 था जो 1992 में आया था और एक 2 था। फिर 1 जो था उसका भी यही काम था कि प्राइमरी एजुकेशन देनी है, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको इस्टेब्लिश कराना है, न्यूट्रिशन पे काम करना है, सैनिटेशन पे, फैमिली प्लानिंग पे। और जो 2 वाली थी उसका भी, लेकिन उसका मेन काम जो है वो बेसिकली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, कि यही सब काम करना है लेकिन कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, सिर्फ खुद काम नहीं करना, और जितने भी मैकेनिज़म्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। फिर है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं हाँ, मैकिन्स कॉन्सेप्ट। अब मैकिन्स कॉन्सेप्ट में ना 4 स्ट्रेटजीज़ हैं डिजीज़ की। इसने डिजीज़ की 4 स्ट्रेटजीज़ बताई हैं। पहली स्ट्रेटजी ये है वो डिजीज़ जो कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही पता चल जाती हैं, ठीक है, प्री नेटल डिजीज़ जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पता चल जाती हैं। दूसरी स्टेज में वो आती हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद पता चलती हैं, और तीसरी वो होती हैं जो कि डिफरेंट डिफिशेंसी या हैज़र्ड की वजह से होती हैं, और चौथी वो है जो मैल एडाप्टेशन की वजह से होती हैं। तो ये इसने 4 कॉन्सेप्ट दिए थे डिजीज़ के। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर कम्युनिटी मेडिसिन। थैंक यू।